अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, यानी कि एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था फ्रैक्शन, उसको हम देख लेते हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था फ्रैक्शन के बारे में, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक था, इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, उसके दोनों के 2-2 पार्ट थे, हमने उनको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 12? ये हमारे पास स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पेपर के अंदर आता है, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया है। सही है ना। इसके अंदर आपने जो है रिलेशन बताने हैं, फिनोमिनाज बताने हैं, फिनोमिना का रिलेशन बताना है। इन सारे जितने भी आपके पास जो है 4 फिनोमिनाज दिए हुए हैं, यानी कि इनका रिलेशन बताना है डायनेमिक्स के साथ क्या है। तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के हवाले से, तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। उसके बाद हमारे जो है जितने भी क्वेश्चंस थे, इसके अंदर जितने टॉपिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखे, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर 3 के नाम से, वो जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ और उनको एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लिखा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ, यानी कि जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, उसे क्या कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम हमसे पूछा जा रहा है क्या है, तो वो आपने बताना है। तो हमारे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जो हमारे पास वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका सबसे पहला ही सवाल था, इसके अंदर हमें डिफाइन करना था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो उसके अंदर स्टडी करा था हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो उसके अंदर एक बात पढ़ी थी हमने कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी, जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्या? इनर्शिया। यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और दूसरा नाम उसका लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, लिखा है सी, इनर्शिया है। सेकेंड हमारे पास लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि वो क्वांटिटी, मिकदार मैटर की जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, एरिया कहते हैं, या वेट कहते हैं। तो हमारे पास वे मास जो है, हमने इसको भी डिस्कस किया था। लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मौजूद है, स्टूडेंट देख सकते हैं। तो हमारे पास मास और वेट का डिफरेंस पड़ा था। जो मास होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है, यानी कि मैटर की जो क्वांटिटी है कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की वो क्वांटिटी जो कि मौजूद हो, क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के अंदर मैटर मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कहते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि मोशन की वो तादाद जो किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, या फिर ग्रेविटी कहते हैं। तो मोमेंटम के टॉपिक के अंदर जो सबसे पहली वीडियो है तीसरे चैप्टर की हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट है वो किसका? मास और मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी का। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है क्या? मोमेंटम है हमारे पास। फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि ये हमने टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये मोमेंटम का ही लॉ, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है मोमेंटम के साथ। यानी कि कंजर्व का मतलब होता है सेम, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जब मोमेंटम क्या होता है, बॉडीज का सेम हो जाए, यानी कि ना बढ़े ना ही कम हो, चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसपे मोमेंटम क्या हो, कंजर्व हो जाए, सेम हो जाए, उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो लॉ नीचे आपको दिया गया है। तो उस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, यानी कि अभी हमने इसको डिस्कस तो नहीं किया, बहरहाल इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का कंजर्व होना। तो क्या था स्टेटमेंट? टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडी, जब दो बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का, किसी दो बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, उनके टकराने से पहले और टकराने के बाद जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है, रिटेन्स मोर मोमेंटम, लॉसेस सम मोमेंटम, नॉन ऑफ अबव इज ट्रू। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर टकराने से पहले और टकराने के बाद जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है। हमारे पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है।
एमसीक्यूज नंबर 5 को एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि किसी भी बॉडी के अगर वेट को हमने मेजर करना है तो हम किसके जरिए करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए करते हैं। इट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन, यानी कि वो क्या होता है, हर जगह पर डिफरेंट होता है, उसका जो वेट होता है डिफरेंट होता है, वेरिएशंस आती हैं बिकॉज किसकी वजह से, वेरिएशंस ऑफ किसकी वजह से, किस चीज़ में तब्दीली आती है जिसकी वजह से हमारे पास हर जगह पे वेट से सेम नहीं आता, तो किस वजह से आती हैं वो ऑप्शन बताना है आपने। तो जो हमने लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मास और वेट का डिफरेंस पढ़ा था, तो उसके अंदर एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट, उसके अंदर लिखा हुआ था, जो हमारे पास पहला पॉइंट था उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि जो वेट है हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी कि ये वेट जो होता है डिपेंड करता है, सेकंड पॉइंट में ये बात लिखी थी कि वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहाँ पर किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और बॉडी अगर किसी भी बॉडी का जो है वेट कम होगा, कब, अगर ग्रेविटी उसके ऊपर कम लगेगी तो वेट भी उसका कम होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेजर किया जा रहा है लेकिन वो मुख्तलिफ आ रहा है क्योंकि डिफरेंट हो रहा है हर जगह पर, किसकी वजह से, किस चीज़ में तब्दीली आ रही है कि वो डिफरेंट हो रहा है, तो किस चीज़ में तब्दीली आ रही है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी कि जो ग्रेविटी जो अपने पास खींच रही है उसकी खिंचाव के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ रही है। अब जिस तरीके से हम जो है ग्रेविटी से जितना दूर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी उतना ही अपने पास खींचेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 5 के जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बी है हमारे पास। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक्सप्लोर करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 लिखा है हमारे पास, इट इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन, यानी कि हमारे लिए आसान होता है किसी भी खाली शॉपिंग कार्ट को देन अ फुल वन, यानी कि किसी भी खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना किसके मुकाबले में, जो हमारे पास फुल होता है, क्योंकि जो हमारे पास फुल कार्ट है, जो फुल कार्ट है वो क्या है, उसके अंदर मास है, वजन है, तो इस वजह से उसको आसानी से हम धक्का नहीं दे सकते। अब जो बिल्कुल खाली होगा उसको हम ईजी क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। बिकॉज द फिल्ड कार्ड हैज़ मोर मास, क्योंकि जो हमारे पास फिल्ड कार्ड होता है उसके पास जो है उसके अलावा और ज़्यादा मास होता है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास वजन होता है, यानी कि हमारा सामान वगैरह रखा होता है जो हमने शॉपिंग वगैरह की होती है, तो उस कार्ट के अंदर, उस टोकरी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा सामान रखा होता है, इस वजह से उसको हम पुश नहीं कर सकते देन द एम्प्टी वन, खाली के मुकाबले में। दिस इज कैन बी एक्सप्रेस बाय, अब इस स्टेटमेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो हमारे पास ये है सिंबल के जरिए किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर मास जो है कम है, यानी कि एम्प्टी है, मास है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, हमारे लिए आसान है, फोर्स हम लगा सकते हैं, बहुत ईजी हम फोर्स लगा के उसको उठा सकते हैं, लेकिन बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैरेट जो कि फिल्ड है किससे, मास से, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मास है, अब वो किसके, जैसे ही मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमने डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसके अंदर यही बात की गई थी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मकसद होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मास अगर बढ़ रहा है तो फोर्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अगर किसी भी कैरेट का जो कार्ट है, सॉरी, उसका अगर वजन ज़्यादा है तो हम उसी के मुताबिक फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे, और अगर वजन कम होगा तो फोर्स कम लगाएंगे। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। एमसीक्यूज नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है डी है, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, ये इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 7। तो एमसीक्यूज नंबर 7 लिखा है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यानी कि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो किस जानिब होती है, तो टूवर्ड सेंटर होती है, सेंटर की जानिब होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, यानी कि सेंटर की तरफ से बाहर होती है, अलोंग द सर्कुलर पाथ होती है, सर्कुलर पाथ के अंदर होती है, ऑल साइड यानी कि हर साइड पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो अवे फ्रॉम सेंटर होती है, यानी कि बाहर होती है, किससे, सेंटर की जानिब, यानी कि ये फोर्स है जो कि सेंटर से बाहर लगती है, अवे फ्रॉम सेंटर होती है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास लिखा हुआ है, स्टूडेंट, फ्रिक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो अपोज करती है मोशन को, किसके मोशन को, बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के दरमियान में जो मोशन हो रहा है उस मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है रोकना। हमने पढ़ा था ये क्या है, दरमियान में दो बॉडीज के दरमियान में क्या करती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। इन अ कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ, अब उसका कॉन्टैक्ट किसकी वजह से हो रहा है, चार्जेस ऑन बॉडीज की वजह से हो रहा है, वेट ऑफ बॉडीज की वजह से हो रहा है, या फिर रेगोनेंस ऑफ सरफेस की वजह से हो रहा है, या फिर नॉन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, यानी कि रेगोनेंस ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर थोड़ा दुराहटपन है हमारे पास, इस वजह से क्या हो रहा है, उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है।
तो ये हमारे पास इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि एमसीक्यूज हमारा जो 8 है उसका आंसर है हमारे पास सी इसका। कोई एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लिखा है स्टूडेंट विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, यानी कि लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए जो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज ग्रेटर देन द रूलिंग फ्रैक्शन, क्या ये रूलिंग फ्रैक्शन से ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है। इट इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, या फिर ये स्लाइडिंग फ्रैक्शन से ज्यादा होती है। कौन सी फोर्स, लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। या फिर इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी है, काइनेटिक फ्रैक्शन। ये काइनेटिक फ्रैक्शन से भी इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रैक्शन, जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रैक्शन से, यानी कि लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स जो है ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रैक्शन से। इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10 जो है, लिखा है अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg, यानी कि जो एक शख्स है जो कि क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है क्रेट को। उसका मास कितना है, 25 kg का मास है। अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद द हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, यानी कि जो उसका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे क्या है, वो हॉरिजेंटल है। क्या है, हॉरिजेंटल, उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, जो क्रेट है वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, उसका मास है 25 kg। अब जो है फोर्स जो है इस जानिब लग रही है, इस तरीके से फोर्स लग रही है, इस जानिब लग रही है, फिर इस जानिब लग रही होगी फोर्स। बाकी इन्होंने बता दिया कि हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है। तो ये हमारे पास क्या है, 60 न्यूटन है। क्या है फोर्स, वो कितनी है, 60 न्यूटन, जो कि हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स जो है हमारी। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो कांस्टेंट, यानी कि वहां पर जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रही है ना, वो कितनी है, 20 न्यूटन की है। एक्ट ऑन द स्लेज, किसकी वजह से, किस पे एक्ट कर रही है, वो स्लेज पे एक्ट कर रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, यानी कि जो एक्सेलरेशन है स्लेज की वो कितनी है आपने बतानी है। तो स्लेज किसे कहते हैं, स्लेज हम उस चीज को कहते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट कि बर्फ के ऊपर जो है ज्यादातर हिरन वगैरह, जो सेंटास वगैरह आपने देखा हो कार्टून्स के अंदर, जो सेंटास वगैरह आते हैं, सेंटा क्लॉज जो आते हैं, वो गाड़ी पे बैठ के आते हैं, उसके पहिए नहीं होते, सही ना, उस चीज को कहते हैं स्लेज। उसके आगे हिरने वगैरह बनी हुई होती हैं जिसकी वजह से वो चलता है। तो ज्यादातर हमने देखा हो जो बर्फानी इलाके वहां पर ये स्लेज होता है, उसके अंदर क्या होता है, बैठने की जगह होती है, और उसके अंदर आगे या फिर डॉग्स बांधते हैं या फिर हिरन वगैरह बांधते हैं जो कि भागते हैं बर्फ के ऊपर, वो उसी के जरिए से ही चलता है। तो फोर्स कौन लगाते हैं, जो हमारे पास डॉग्स होते हैं, फिर हिरन वगैरह जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं। तो आपने इसका जो है एक्सेलरेशन बतानी है स्लेज की कितनी होगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको हमने तरीके से सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकालना है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार के अंदर से कोई एक आंसर आएगा। तो ये जो हमारे पास सी आंसर है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है ये आंसर। तो चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इसका बनाते हैं डेटा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। मास कितना है बॉडी का, 25 kg है। अब ये अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब सिंपल फोर्स कितनी लगाई हमने, 60 न्यूटन की फोर्स हम लगा रहे हैं कि एक बॉडी है, एक मास है जिसका 25 kg, उसके ऊपर फोर्स हम लगा रहे हैं 60 न्यूटन की। अब फ्रैक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, एफ एस हमने पढ़ा था, फ्रैक्शनल फोर्स को कहते हैं, वो कितनी है हमारे पास, 20 न्यूटन की है। कितनी है, 20 न्यूटन की। अब टू फाइंड, हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन स्लेज की। नहीं पढ़ा था व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज, तो स्लेज की एक्सेलरेशन मालूम करनी है। इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और सिंपली हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इधर हमने लिखना है फोर्स का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास फॉर्मूला फोर्स आ गया। अब यहाँ पर मैंने F इक्वल टू एम ए के साथ जो है F के अंदर हमारे पास क्या है, T भी लिखा हुआ है। तो T इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि दो फोर्सेज है ना हमने, तो इस वजह से ये फॉर्मूला हो गया टोटल फोर्स का। किसका हो गया, टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था, मासेस जब दो होंगे तो उसको एक करने के लिए m2 माइनस m1 करते हैं, तो इसी तरीके से फोर्स के अंदर से भी यही करेंगे, यानी कि जो फ्रैक्शनल फोर्स है उसके अंदर से उस फोर्स को माइनस करेंगे सिंपल अप्लाइड फोर्स में से, यानी कि अप्लाइड फोर्स के अंदर से आपने माइनस करना है किसको, फ्रैक्शनल फोर्स को। तो ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, टोटल फोर्स आपको पता चल जाएगी सिंपल। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो जब F माइनस एफ एस करेंगे तो ये किसके पूरा बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। तो यहाँ पर टोटल FT लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, F माइनस एफ ए, यानी कि टोटल फोर्स किसके बराबर हो गई हमारे पास, किसके, MA के बराबर है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, MA आ गया हमारे पास। यानी कि सिंपल यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है ये लिखा है
फोर्स बराबर है अप्लाइड फोर्स में से माइनस कर दो आप फ्रैक्शनल फोर्स को, सही ना। तो फ्रैक्शनल फोर्स तो सही है, फ्रैक्शनल फोर्स किसके बराबर है, सॉरी हमारे पास अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, फ्रैक्शनल फोर्स माइनस हमारे पास टोटल फोर्स के। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि फ्रैक्शनल फोर्स माइनस फोर्स के, यानी कि फोर्स माइनस फ्रैक्शनल फोर्स के, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रैक्शनल फोर्स के बराबर है एम ए के। बराबर एम ए के क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही किसके टोटल के है। तो अब ये चीज तो पूरी किसके बराबर हो गई, टोटल के बराबर हो गई, और टोटल किसके बराबर है, एम ए के। तो हमने इसके इक्वल टू कर दिए किसके, एम ए के, सही है ना। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, एम ए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एम ए, अब हमें मालूम करना है ए। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ए यहाँ पर क्या है, सॉरी एम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का वो इस तरीके से बन जाएगा कि ए इक्वल टू एफ माइनस एफ के। तो यहाँ पर के लिख दिया है मैंने, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। सिंपल यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एस आएगा, यानी कि फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय एम, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। अब इसी तरीके से इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर a इक्वल टू 60 माइनस 20। 60 माइनस 20 क्यों लिखा, तो हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स, सॉरी अप्लाइड फोर्स थी 60, तो 60। अब यहाँ पर इस वजह से पहले अप्लाइड फोर्स लिखते हैं क्योंकि कंडीशन के मुताबिक है कि अगर हमें अप्लाइड फोर्स यानी कि दो फोर्सेज है, फ्रैक्शनल फोर्स और हमारे पास अप्लाइड फोर्स, तो हमेशा अप्लाइड फोर्स में से फ्रैक्शनल फोर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस वजह से हमने पहले अप्लाइड फोर्स लिख रहे हैं। तो ए इक्वल टू अप्लाइड फोर्स थी हमारे पास 60, माइनस का साइन था फॉर्मूले में यहाँ पर, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ माइनस लगा देना है सिंपल। और यहाँ लिखा हुआ था एफ एस यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स, तो फ्रैक्शनल फोर्स थी हमारी 20, तो 60 मल्टी माइनस 20 हमने लिख दिया। डिवाइड में था एम, तो एम था हमारे पास 25 डेटा के अंदर लिखा हुआ था हमारा ये, इस वजह से हमने 25 लिख दिया है यहाँ पर। अब 60 माइनस 20 करेंगे सिंपल से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 25। जब आप कैलकुलेटर में 40 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा इसका जो है आंसर आ गया। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, स्लेज की कितनी होगी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है, सही ना। अब जो हम बुक के अंदर देख लेते हैं क्या 1.6 हमारे पास ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर 1.6 बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1.6 जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है किसका, एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है। अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको, इस तरीके से हमने इसको किया है। सिंपल हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया है। फोर्स के फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास दो फोर्सेस थी वो इस तरीके से बराबर होती हैं। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर थी एफ के, तो और एफ किसके बराबर था, एम ए के। तो इस वजह से एफ इक्वल टू यानी कि इस वाले फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया एम ए, सही ना, टोटल फोर्स की जगह पे लिख दिया एम ए। तो सिंपल हमने यहाँ एम ए लिख दिया। अब एम ए जो एम है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, हमने नीचे डिवाइड कर दिया और सिंपल वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। वीडियो को अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जो हमारे पास चैनल पे जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, चैनल पे जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बाकी जो न्यू वीडियोस हैं, जो दूसरी वीडियोस हैं, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। और जो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 4 को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।